हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ साउंड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर डिस्कस किया था एंड मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस कैसे फॉर्म हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम। एयर की तो हम पहले बाद में बात करेंगे। आप पहले स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम देख लेते। तो हमें पता है कि साउंड प्रोपागेशन के लिए हमें मीडियम चाहिए। अब जो मीडियम चाहिए हमें, उस मीडियम का क्या क्या क्वालिटीज़ है ये भी तो हमने डिस्कस किया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अब किसी भी मीडियम में साउंड का जो स्पीड है ये कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन होगा। किसी भी मीडियम में साउंड का जो स्पीड है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड नंबर टू इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब अगर आप कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको पता है कि साउंड प्रोपागेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर वेव्स, मतलब क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के लिए वो हो रहा है कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो जो मीडियम का इलास्टिसिटी है वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, क्योंकि हमें कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस फॉर्म करना है। आप मान लीजिए कि ये कंप्रेशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। अब अगर इसी कंप्रेस लेयर को आगे बढ़ना है या फिर इसी कंप्रेस लेयर को एक्सपैंड करना है तो मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना चाहिए, मतलब कंप्रेसिंग एक्सटेंडिंग टेंडेंसी होना चाहिए, वरना तो मतलब साउंड प्रोपागेट ही नहीं होगा, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस अच्छे से फॉर्म ही नहीं होंगे। ठीक है ना। तो जिस मीडियम में साउंड प्रोपागेट कर रहा है उस मीडियम का इलास्टिसिटी का होना मस्ट है। एंड डेंसिटी, मान लीजिए अगर मीडियम का डेंसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गया तो साउंड का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर काफ़ी डेंस लेयर्स है तो साउंड को प्रोपागेट करने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो अगर हम फॉर्मूलाज ही देख लें इसका, तो पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टू फैक्टर्स अपॉन विच द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इलास्टिसिटी देखिए, डेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट इलास्टिसिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इलास्टिसिटी इज जस्ट अ प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायमेंशंस, मतलब बॉडी का जो शेप चेंज है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है, मतलब वो एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता है। तो अगर हम इलास्टिसिटी बॉडी में कितना है, एक बॉडी कितना इलास्टिक है उसको मेजर करना चाहे तो एक और क्वांटिटी हमें डिफाइन करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले मैं इसका आइडिया दे दूं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ elasticity. Modulus of elasticity is denoted by capital E and modulus of elasticity is a constant value या फिर it is a quantity which tells us about the elastic property of a medium। मतलब modulus of elasticity का वैल्यू जितना हाई होगा उतना ही मीडियम इलास्टिक होगा। एंड क्योंकि ये जो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 9 में हैं तो काफ़ी चीज़ें हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। काफ़ी फॉर्मूलाज है जो आप क्लास 11 में जाके प्रूव करोगे, पर उसका हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। मतलब वो फॉर्मूला कैसे आए वो तो हम नहीं देख सकते अभी, पर उस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, उस फॉर्मूला को यूज़ करके जो जो फैक्टर्स है या फिर जो जो क्वेश्चंस है हम बस उनको देखने वाले हैं। अब नाउ यू कैनॉट कंप्लेन कि भैया अगर प्रूफ ही नहीं है तो मतलब हम कैसे करें। ऐसी बात नहीं है, प्रूफ तो है, बट सिंपली यू आर नॉट इक्विप्ड इनफ, यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि उसके लिए कभी कभी डिफ्रेंसिएशन चाहिए, कभी कभी बाइनोमियल थ्योरम चाहिए, तो वो सब क्लास 11 का पार्ट है। तो अभी तो बस यहाँ पे हम सिंपल चीज़ एक बार क्वालिटेटिवली देखेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकली यहाँ पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटेटिवली देखना है, पर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस देखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इट कैन बी प्रूव दैट, इट कैन बी प्रूव्ड। देखिए मैं लिख रहा हूँ इट, ये प्रूव किया जा सकता है, हम करेंगे नहीं। इट कैन बी प्रूव दैट स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम v इज इक्वल टू रूट ओवर e by rho, where e is the modulus of elasticity and rho is the density of medium. And what is this formula? This is the formula for calculating speed of sound in any medium. ठीक है ना? This is the formula applicable. This formula is applicable for all mediums. This formula is applicable for all mediums, whether it is solids, whether it is liquids or gases. ठीक है, आपको बस उस मीडियम का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पुट करना है
जो आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है एंड उस मीडियम का डेंसिटी आपको निकालना है. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन टू स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम, एंड दिस इज द फॉर्मूला for calculating the speed of sound in a medium, where rho is the density of the medium, E is the modulus of elasticity. What is modulus of elasticity? Modulus of elasticity is a value that tells us or that gives us an idea about the elasticity of a particular medium. ठीक है, अब इसी में एक सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स फार्मूला. देखिए न्यूटन साहब ने इस फॉर्मूले को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कैलकुलेशन वाज रॉन्ग, क्योंकि न्यूटन सर ने एक एजम्पशन लिया था दैट वाज रॉन्ग. तो हम पहले न्यूटन्स फार्मूला देखेंगे, फिर उसी फार्मूला का करेक्टेड वर्जन हम देखेंगे. दिस इज द जनरल फार्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ मीडियम, एंड नाउ वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस. ओके, तो हम मिटा दें इसको. ओके, तो हम बस फॉर एयर या फिर गैसेस बोल दो देखने वाले. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉर्मूला हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम is given by the formula v is equal to root over e by rho. This is the general formula to calculate speed of sound in any medium. Now if I have to apply this formula only for air or only for gases, then I have to take certain assumptions. जैसे न्यूटन ने जब कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो उसने क्या मान लिया था, he took an assumption that when sound propagates in air, that is an isothermal change. Isothermal change मतलब जैसे ही साउंड एयर में प्रोपागेट करेगा temperature will remain constant. This was the assumption that was taken by Newton. So what did Newton say? According to Newton, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा ये सब, आप तो बस मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे देखते रहिए, क्योंकि ये आइसोथर्मल चेंज है या फिर एडियाबेटिक चेंज है. दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विच यू विल डील सेपरेटली इन क्लास 11. आइसोथर्मल चेंज के लिए अलग इक्वेशन है, एडियाबेटिक चेंज के लिए अलग इक्वेशन. हम इक्वेशन नहीं लिख सकते, जस्ट हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख सकते हैं इस लेवल में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, propagation of sound, according to Newton, propagation of sound in air is an isothermal change. Is an isothermal change. Isothermal change मतलब iso मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. मतलब न्यूटन साहब बोलना चाह रहे थे कि जैसे ही sound propagates through air, when sound propagates through air, please excuse me for my Hindi, क्योंकि मेरा जो मदर टंग है दैट इज़ बंगाली, सो कभी कभी जो हिंदी में बोलता हूँ वो मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. सो आई वॉन्ट टू से दैट propagation of sound through air is an isothermal change. That means the temperature is same. Isothermal change मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. एंड आपको एक बात पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल चेंज के लिए, दिस यू विल रीड इट इन हायर क्लासेस, यहाँ पे तो बस मैं यूज़ करने वाला हूँ. फॉर आइसोथर्मल चेंज मेरा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर. ये जो बात है ये आप क्लास 11 में अच्छे से प्रूफ कर पाओगे. इसका प्रूफ है अलग से, अभी तो मैं बस यूज़ कर रहा हूँ. अभी तो आप बस कैसे यूज़ करना है वो समझ लीजिए, प्रूफ बाद में क्लास 11 में. ठीक है. सो फॉर आइसोथर्मल चेंज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है, अभी आपको थोड़ा याद ही रखना है, इसका वैल्यू इज इक्वल टू पी, दैट इज प्रेशर. आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको करना चाहें तो डिफ्रेंसिएशन चाहिए जो आपको आता नहीं है. सो v इज इक्वल टू रूट ओवर ई बाई रो इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम. क्योंकि हम अलग से कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एयर, अलग से हम एयर या फिर गैस में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मेरा जो हमने क्या मान लिया, मतलब न्यूटन सर ने क्या मान लिया था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज आइसोथर्मल चेंज. तो आइसोथर्मल चेंज के लिए ई का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू पी. सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. ये क्या है, जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ मीडियम. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस एंड एप्लीकेबल फॉर गैस और एयर. एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला. ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स फॉर्मूला. पहली बात तो ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, एंड दूसरी बात क्या है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर गैस.
एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस और एयर। ठीक है, तो न्यूटन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, ओके, तो आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए एंड फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 2 3, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। ओके, अब जैसे ही हम यहां पे पुट करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि एट एनटीपी, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में अगर मैं मतलब प्रेशर का वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है मेरा 1 atm मतलब 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। एंड डेंसिटी ऑफ द एयर आपको एक्सपेरिमेंटली गिवन होता है, बुक में गिवन होगा एक्सपेरिमेंटली, दैट इज 1.29 kg/m³। अगर मैं इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँ, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो न्यूटन भी निकालना चाह रहे थे, तो ऐसे ही वो कैलकुलेट जब किया उन्होंने, तो जब यहाँ पे 1.01 × 10⁵ पुट किया गया एंड यहाँ पे 1.29 पुट किया गया, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज नियरली 279.5 मीटर/सेकेंड। तो न्यूटन ने अपना फॉर्मूला डिराइव किया। न्यूटन ने मान लिया कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल चेंज, एंड क्योंकि आइसोथर्मल चेंज के लिए ई एंड पी इक्वल होता है, तो न्यूटन ने उसको सब्स्टिट्यूट किया एंड इसे हम न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट किया गया तो ये क्या आ रहा है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये न्यूटन बता रहे थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट हुआ क्या कि हमने जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, ये कैसा कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकली पेन एंड पेपर में कैलकुलेशन हो रहा है। जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर व्हेन इट वाज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, इट वाज कमिंग आउट टू बी अराउंड 330 मीटर/सेकेंड। तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला से वो आ रहा है 279.5 एंड एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है दैट इज 330। अब एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं हो सकता, आपका कैलकुलेशंस, आपका थ्योरी गलत हो सकता है, एक्सपेरिमेंट गलत नहीं हो सकता। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है दैट इज फेल्ड, न्यूटन का फॉर्मूला गलत हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला डज नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, does not match with the experimental results, hence Newton's formula is invalid। and Newton's formula invalid क्यों है, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि propagation of sound is the isothermal change। देखिए उनकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये assumption लिया था इसलिए गलती आ रहा है। अब later on जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था या फिर जो भी हुआ था, तो एक साइंटिस्ट है लैपलस, सो लैपलस ने इसके ऊपर रिसर्च किया था एंड लैपलस ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया था। लैपलस ने बस इस एजम्पशन को चेंज कर दिया एंड जैसे ही इस एजम्पशन चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये फॉर्मूला भी चेंज हो गया एंड अपना वैल्यू भी चेंज हो गया। तो ये तो मैंने न्यूटन्स फॉर्मूला का डिस्कशन किया एंड न्यूटन्स फॉर्मूला इज इनवैलिड, न्यूटन्स फॉर्मूला इज इनवैलिड। तो भैया हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि इनवैलिड क्यों है। फिजिक्स में अगर कुछ इनवैलिड है तो रीज़न है उसके पीछे, हम तो गलत क्यों है उसके रीज़न के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। एंड अगर न्यूटन इतना नहीं करता तो लैपलेस भी शायद इसके आगे बढ़ नहीं पाता। सो न्यूटन्स फॉर्मूला इज इनवैलिड। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है अभी हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि न्यूटन्स द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला डज नॉट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ठीक है ना, ओके। सो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हम जो इस सेगमेंट का पार्ट बी है उसको देखने वाले हैं। एक बात देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, 1 सेकेंड, यस, ओके। सो इसका जो पार्ट बी है दैट इज लैपलेस करेक्शन। लैपलेस वाज अ साइंटिस्ट हु करेक्टेड दिस फॉर्मूला। लैपलेस ने क्या बताया था, लैपलेस ने बताया था देखिए जो न्यूटन साहब का जो बेसिक एजम्पशन है वही गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि जब साउंड प्रोपागेट करता है थ्रू एयर इट इज नॉट अ आइसोथर्मल चेंज। सो अकॉर्डिंग टू लैपलेस, देखिए मैं ये थोड़ा कम समझा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकली बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बातें समझ में नहीं आएगा कि भैया आप कैसे बता रहे हो आइसोथर्मल है या फिर लैपलेस ने कैसे बताया कि एडियाबेटिक है। तो अकॉर्डिंग टू लैपलेस, मैं जैसे इस लेक्चर को प्रोसीड कर रहा हूँ आप भी थोड़ा सा ऐसे प्रोसीड कीजिए, फिर अगर कोई डाउट आए फिर आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊँगा आपको। अकॉर्डिंग टू लैपलेस, प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर, propagation of sound through air is an adiabatic change,
भयानक सा टर्म, एडियाबेटिक चेंज। प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन एडियाबेटिक चेंज। अब भैया ये एडियाबेटिक का मीनिंग क्या है? एडियाबेटिक का मीनिंग है नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, या फिर मान लीजिए कि नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब जब साउंड प्रोपागेट होगा तो सराउंडिंग से कोई, मतलब हम जिस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, हम जिस पार्ट ऑफ एयर की में साउंड प्रोपागेशन में स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे कोई नेट हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हीट एक्सचेंज नहीं होना एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना अलग अलग बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज नहीं होना मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब हीट एक्सचेंज होके भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता था, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब ये दोनों आपस में इंप्लाई नहीं करते। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, वैसी बात नहीं है। हीट एक्सचेंज का मतलब किसी ने किसी को हीट दिया, किसी ने किसी से हीट लिया। तो उन्होंने मान लिया था कि अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रोपागेशन, ये जो टर्म है दिस इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म जो क्लास 11 में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन एडियाबेटिक चेंज, दैट मीन्स देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज। अब फॉर एडियाबेटिक चेंज, ये भी आपको पता होना चाहिए, फॉर एडियाबेटिक चेंज मेरा जो ई का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सम गामा टाइम्स पी। आइसोथर्मल चेंज के लिए ई का वैल्यू वाज एग्जैक्टली इक्वल टू पी। यहाँ पे ई का वैल्यू इज सम गामा इंटू पी, वेयर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर गामा इज अ कॉन्स्टेंट जिसका जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय Cp बाई CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये सब आपके सिलेबस में ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि गामा कॉन्स्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला है 1 + 2/f, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब कुछ लिखा रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि आपका सिंपली अभी एज नहीं है वो सब समझने का, एंड उतना मैथमेटिक्स आपको नहीं आता कि हम उसको समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही आप क्लास 11 में प्रमोट हो जाओगे आपको वो सब समझा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर में समझा नहीं रहा हूँ, कोई भी अगर समझाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप चैलेंज मत लीजिए कि अब मैं तो समझ के ही रहूँगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप नहीं समझिए। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा समझना ही है तो आप 2-4 न्यूमेरिकल ज़्यादा कर लीजिए, या फिर कोई हायर क्लासेस का न्यूमेरिकल्स जो आपको मैकेनिक्स से कुछ कर लीजिए, फोर्सेस से, मोशन से, जो आपको समझ में आ जाएगा। आपके बुक में नहीं है पर ऐसा कुछ, पर ये ऐसा कुछ जो अलग अलग चीज़ें चाहिए उसको समझने के लिए वो मत कीजिए, ठीक है ना। तो गामा इज सम कांस्टेंट, तो दिस इज द फॉर एडियाबेटिक चेंज, ये होता है, ये आप प्रूव कर सकते हो, पर अभी प्रूव नहीं है, बस आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो एडियाबेटिक चेंज के लिए ये होता है। तो अगर अब हम अकॉर्डिंग टू लैपलेस अगर कैलकुलेट करें तो जनरल फार्मूला तो v इज इक्वल टू √E/ρ, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन में E का वैल्यू है गामा p/ρ। E का वैल्यू क्या है? गामा इंटू पी, एंड रो तो रो ही है। तो देखिए हमने 3 फॉर्मूलाज बताया आपको। वन इज E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू √E/ρ, दिस इज द जनरल फार्मूला। न्यूटन का फॉर्मूला क्या है? उसने बस E की जगह पे P पुट किया, पर करेक्ट फॉर्मूला क्या है? दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। सो दिस इज द करेक्टेड फॉर्मूला, दिस इज द करेक्टेड फॉर्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाए which is the correct formula for propagation of sound, or which is the correct formula for speed of sound in air, this one, गामा यहाँ पे रहना चाहिए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर जो आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है, दैट इज 1.4, ये आपको पता होना चाहिए बाय एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम इस वैल्यूज को पुट कर दे, मतलब प्रेशर का वैल्यू जो हमने पहली बार उसमें लिया था, मैं इतना पहले मिटा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लैपलेस प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन एडियाबेटिक चेंज, पहले मैं इतना मिटा रहा हूँ। तो हमने क्या किया था? हमने तो एट एनटीपी, जैसे हमने प्रीवियस वाला प्रोसीड किया था, एनटीपी प्रेशर का जो वैल्यू है दैट इज 1.01 × 10⁵ पास्कल, जो डेंसिटी का वैल्यू है दैट इज 1.29 kg/m³, ओके। एंड मेरा जो गामा का वैल्यू है फॉर एयर, क्योंकि एयर के लिए निकाल रहे हैं, तो दैट इज 1.4। तो अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर दे इस गामा p/ρ में, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट इज 330.7 मीटर/सेकेंड अराउंड इसके आ रहा है, एंड विच मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो भी कुछ आसपास ऐसे ही आ रहा था। सो सिंस दिस वैल्यू मैचेस विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, सो
द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय लेप्लस इज करेक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि न्यूटन का फॉर्मूला गलत क्यों है। न्यूटन का फॉर्मूला इसीलिए गलत है क्योंकि उन्होंने एक एजम्पशन लिया था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन आइसोथर्मल चेंज, पर असली में क्या होता है, प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज मतलब नो हीट एक्सचेंज इज अलाउड। आइसोथर्मल चेंज मतलब टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्मूला V is equal to root over E by rho? This formula gives us the speed of sound in any medium. Gives us the speed of sound in any medium. What is the meaning of the formula V is equal to root over P by rho? This formula gives us the speed of sound in air, but this is a wrong formula because this formula was given by Newton. अगर आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बोल लो कि this is the Newton's formula and this formula is invalid. So what is the correct formula for calculating the speed of sound in air? The correct formula is V is equal to root over gamma P by rho. अब ये गामा कैसे आया, लेप्लेस ने इस गामा को कैसे इंट्रोड्यूस किया, दिस एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन क्लास 11। अब तो बस अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडियाज़ दे रहा हूँ, तो पहले आप इतना सा समझ लीजिए, फिर मैं कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, लैप्लेस वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ओके। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू रूट ओवर E बाई रो। क्या मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू जस्ट रूट को ब्रेक करके रूट E बाई रूट रो, क्योंकि रूट ओवर E बाई रो मतलब रूट E बाई रूट रो, मतलब क्या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट E? क्या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ओवर रो? मतलब velocity of sound in air is directly proportional to the modulus directly proportional to the square root of modulus of elasticity, and velocity of sound in air is inversely proportional to the square root of density. मतलब अगर किसी मीडियम का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है, मतलब उस मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हाई है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा। अगर मैं अभी आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में इलास्टिसिटी कंपेयर करने दूँ, क्या कंपेयर करने दूँ, इलास्टिसिटी, मतलब किस में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, तो शायद आंसर्स आप बोलेंगे कि गैसेस में सबसे ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड से, फिर गैसेस से। आप बोलेंगे भैया कैसे, सॉलिड्स तो रिजिड होता है। देखिए रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड। इलास्टिसिटी मतलब वो नहीं है कि आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे। इलास्टिसिटी मतलब अगर आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, जैसे स्प्रिंग को, अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो छोड़ने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है, ओरिजिनल स्टेट रिगेन कर लेता है। अब सॉलिड्स के पास इतना रिजिडिटी है, मतलब इलास्टिसिटी, अगर मैं पूछूं कि स्टील इज मोर इलास्टिक और रबर, आप बोलेंगे रबर, आंसर है स्टील। अब ये सुन के आपको काफ़ी अजीब लगेगा क्योंकि आपने ये सब मतलब विजुअलाइज नहीं किया है। एक्चुअली क्या है कि स्टील को अगर आप पुल करना चाहो, आप फोर्स लगाना चाहो, तो स्टील के अंदर इतना रेस्टोरिंग फोर्स है, स्टील के अंदर इतना क्षमता है कि वो आपको शेप चेंज करने ही नहीं देगा। एनीथिंग दैट अपोजेस द चेंज इन शेप इज रिजिडिटी, दैट इज ओनली इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा है जो ज़्यादा अपने शेप चेंज को रेजिस्ट करता है, इसका मतलब है इलास्टिसिटी। मतलब आपने शेप चेंज कर दिया तो वो रेजिस्ट कर ले, मतलब अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में चला जाएगा, या फिर ऐसा कि आपको शेप चेंज करने में अलाउ ही नहीं करेगा, उसके पास पहले से ही इतना रेस्टोरिंग फोर्स है कि आप उसका शेप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि सॉलिड्स के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी हाई है, सो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन दैट इन गैसेस, बिकॉज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ गैस। सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड्स में होगा, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। इलास्टिसिटी भी सबसे ज़्यादा सॉलिड्स का, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको याद रखना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ लॉन्ग हॉलो आयरन रॉड। क्या ले रहा हूँ मैं, लॉन्ग हॉलो आयरन रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे एक कोई खड़ा है ए एंड यहाँ पे एक कोई खड़ा है बी। अब व्हाट इज हैपनिंग,
ए एंड बी आर प्लेसिंग द ईयर्स, ऐसे कि ये आयरन वाला रॉड है, सो दे आर प्लेसिंग, ऐसे कान, मतलब एकदम आयरन का जो रॉड है यहाँ पे ऐसे उन्होंने कान दिया हुआ है, मतलब दे हैव प्लेस्ड द ईयर्स वेरी क्लोज टू द रॉड, दे हैव प्लेस्ड द ईयर्स वेरी क्लोज टू द रॉड। अब क्या हो रहा है, वन ऑफ देम इज बीटिंग द रॉड, किसी ने रॉड को एक हैमर से या फिर किसी से स्ट्राइक किया है। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लॉन्ग hollow iron rod and both have placed the ears very close to the rod and one of them is beating the rod, किसी ने रॉड को स्ट्राइक किया है with some object, rod is struck with a hammer मान लीजिए, so by A, मतलब ये जो A जो ये यहाँ पे खड़ा है इसने स्ट्राइक किया है रॉड को विथ अ हैमर। तो आपको बताना है कि ये जो B यहाँ पे खड़ा है इसको कितना साउंड सुनाई देगा, कितने साउंड्स, हाउ मेनी साउंड्स कैन बी हियर। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर हम डिस्कस करने वाले। पहले वीडियो को आप पॉज कर लीजिए एंड इस क्वेश्चन को एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। 1 2 सोच लिया आपने, एक बार सोच लीजिए प्लीज, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि साउंड कैन प्रोपागेट थ्रू ऑल द 3 काइंड्स ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे कितने मीडियम्स हैं, एक तो सॉलिड आयरन खुद है और एक क्या है, एयर है, क्योंकि ये हॉलो है तो यहाँ पे तो एयर है, इसके बाहर भी एयर है, तो साउंड तो वहां पे 2 पहुंचेंगे। क्यों 2 पहुंचेंगे, क्योंकि साउंड कैन प्रोपागेट थ्रू ऑल द 3 काइंड्स ऑफ मीडियम। यहाँ पे कितने मीडियम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सॉलिड मीडियम प्रेजेंट है एंड एक गैसियस मीडियम प्रेजेंट है। सॉलिड मीडियम मतलब यहाँ पे एग्जांपल, मतलब व्हाट इज द सॉलिड मीडियम हियर, आयरन इज द सॉलिड मीडियम हियर, एंड व्हाट इज द गैसियस मीडियम, एयर। तो एक साउंड तो हवा से प्रोपागेट होके जाएगा उसके कान तक, एक साउंड तो आयरन रॉड से प्रोपागेट होके जाएगा। तो हाउ मेनी साउंड्स विल बी हियर, बी विल हियर 2 साउंड्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बी विल हियर 2 साउंड्स। नाउ टेल मी विच साउंड विल रीच फास्टर, कौन सा साउंड पहले रीच होगा, कौन सा साउंड बाद में रीच होगा, या फिर क्या दोनों साउंड एक साथ रीच होंगे। देखिए, हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड्स इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड्स इन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा है, तो आयरन के थ्रू जो साउंड प्रोपागेट करेगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। सो साउंड दैट प्रोपागेट्स थ्रू आयरन, साउंड दैट प्रोपागेट्स थ्रू आयरन रीचेस फर्स्ट, साउंड दैट प्रोपागेट्स थ्रू आयरन रीचेस फर्स्ट, ठीक है। तो दिस वाज वन क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमें पता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ओवर गामा p बाई रो। e बाई रो नहीं, क्योंकि e बाई रो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मीडियम। अगर मैं स्पेसिफिकली एयर की बात कर रहा हूँ तो गामा p बाई रो, p बाई रो भी नहीं, गामा, क्योंकि p बाई रो वाला तो न्यूटन वाला था, वो तो गलत है, ये वाला करेक्टेड वर्जन है। अब हमें पता है कि अगर हमें कभी भी फैक्टर्स देखना है अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, तो उसी का फॉर्मूला में जितने भी पैरामीटर्स है वही अफेक्ट करते होंगे। पर एक बात यहाँ पे है कि ऑल द प्रेशर इज प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, ऑल द प्रेशर इज एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, बट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। अब इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, देखिए एक डेंसिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो नंबर 1 फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम दैट इज डिनोटेड बाई रो। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड, वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला गामा p बाई रो। अब अगर गामा एंड p कांस्टेंट है, इफ p इज कांस्टेंट, गामा तो हमेशा कांस्टेंट है, अगर मैं मान लूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों कांस्टेंट है, तो किसके साथ वेरी होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। सो दिस इज द फैक्टर। आपको बस अगर फैक्टर स्टेट करना है तो यहाँ पे बोल दीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड, अगर बस आप बोल देंगे स्पीड ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, गलत हो जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर रूट भी है ना।
तो अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डेंसिटी को इंक्रीज करो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा। सो स्पीड ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अगर दो मीडियम्स है, अगर इसी में एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर दो मीडियम्स है, एक मीडियम में स्पीड मेरा v1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड मेरा v2 है, मतलब साउंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इन द फर्स्ट मीडियम स्पीड इज v1, इन द नेक्स्ट मीडियम स्पीड इज v2। इन द फर्स्ट मीडियम डेंसिटी इज ρ1, इन द नेक्स्ट मीडियम डेंसिटी इज ρ2। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? If the sound is traveling from one medium to another, in which the speed of sound in first medium is v1, this is in the second medium v2, density ρ1, ρ2. So what is the relationship between them? That can be easily derived from this formula. क्योंकि हमें पता है कि v is inversely proportional to 1 by root over rho. तो अगर हमें v equal to निकालना है, मतलब if I have to remove the proportionality sign, I have to introduce a constant. ये सभी को पता होना चाहिए, रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट आएगा। सो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k बाई रूट ओवर रो। तो अगर हम v1 निकालें, v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? सम कांस्टेंट k बाई रूट ओवर रो 1। v2 का वैल्यू निकालें तो सम कांस्टेंट k इंटू रूट ओवर रो 2। बस, तो बस अभी v1 बाई v2 निकाल लो। v1 बाई v2 आ जाएगा मेरा रूट ओवर रो 2 बाई रो 1। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं फैक्टर्स में इसको बता दे रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन टू मीडियम्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2। Because the velocity of sound in a medium is inversely proportional to the square root of density, so when I am taking the ratio v1 by v2, ρ2 is in the numerator and ρ1 is in the denominator along with the root. ठीक है, so this is applicable when the medium is changing and one medium has density ρ1, another medium has density ρ2. and अगर आपको बस फैक्टर बताना है, so velocity of sound is inversely proportional to the square root of density. अगर density को increase कर देंगे तो velocity of sound decrease हो जाएगा and vice versa. So this is the first factor, density of medium. मिटा दो इसको, very easy. Okay. The second factor is, अगर second factor की बात करें, the second factor is temperature. Temperature. तो क्या होता है? Velocity of sound is directly proportional to the square root of absolute temperature. अब भैया ये आ कहाँ से, मतलब आया कहाँ से? यहाँ पे तो कुछ था नहीं टेम्परेचर वाला टर्म। तो अगर आपको देखना है ये कैसे आया, तो आपको थोड़ा सा गैस लॉज आना चाहिए। हमें पता है अकॉर्डिंग टू गैस लॉ पी वी बाई टी इज इक्वल टू के। आपको केमिस्ट्री क्लास 9 में ये बताया होगा। प्रेशर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज सम कॉन्स्टेंट के। के क्या है? के इज अ कॉन्स्टेंट एंड के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू इज एन इंटू आर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। बट वो पता नहीं होना चाहिए, तो ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्म आ जाएगा, वो तो आप छोड़िए। तो अगर यहाँ से हम प्रेशर का फॉर्मूला निकाल ले, मतलब प्रेशर को सब्जेक्ट करते, तो ये आ जाएगा मेरा के टी वाई वी। एंड इस वॉल्यूम को हम थोड़ा सा स्टाइल करके ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेलोसिटी भी है, हमें तो इसको पुट करना भी है, तो वॉल्यूम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द वॉल्यूम। ओके, नाउ लेट अस पुट दिस प्रेशर इन दिस इक्वेशन। सो आई हैव वी इज इक्वल टू रूट ओवर गामा पी बाई रो। इन प्लेस ऑफ पी लेट मी पुट के टी बाई। अब यहाँ पे देख लीजिए, गामा इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, रो इज अ कांस्टेंट, एंड अगर मतलब डेंसिटी भी अगर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, क्योंकि ऑल आर कांस्टेंट, सिर्फ यही बाकी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट, मतलब टेकन इन केल्विन ओनली। अगर सेल्सियस में ले तो कैलकुलेशन अलग आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर is directly proportional to the square root of absolute temperature. If you increase the temperature, velocity of sound increases. अगर हम फिर से वो क्वेश्चन ले लें कि if there is one medium in which speed of sound is v1, there is another medium in which speed of sound is v2. The temperature of this medium is T1, the temperature of this medium is T2, and sound is traveling from this medium to this medium. So what will happen if I have to calculate the ratio? So देखिए v is directly proportional to root over t। जब inversely proportional था डेंसिटी के साथ, तब फॉर्मूला क्या आया था? v1 बाई वी2 इज रूट ओवर रो 2 बाई रो 1। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला क्या आएगा? v1 बाई वी2 इज इक्वल टू रूट ओवर t1 बाई t2। तो अब इजीली इसको
हटा के कांस्टेंट के से फिर v1 निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, इजीली निकाल सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला। एंड स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो कैसे कैसे कौन से फैक्टर्स के साथ डिपेंड कर रहा है ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। ओके, द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें वाटर वेपर भी मिक्स्ड है, इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ऐसा होता क्यों है? काफ़ियों को इसमें डाउट रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मास कम हो जाए तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। देखिए मॉइस्ट क्योंकि एयर है तो इसमें वाटर वेपर है, एंड वाटर वेपर का मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास बस 18 AMU है। एंड क्योंकि अगर ड्राई एयर है तो ड्राई एयर में तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा, तो नाइट्रोजन के लिए 28 AMU मान लो, ऑक्सीजन के लिए 32 AMU, ऐसे इन दोनों का एवरेज रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ड्राई एयर का मास ज़्यादा है, मॉइस्ट एयर में क्योंकि वाटर वेपर रहेगा तो मास कम हो जाएगा इफेक्टिवली, तो डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। एंड क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अब किसका डेंसिटी कम है, मॉइस्ट एयर का या फिर ड्राई एयर का? मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ड्राई एयर से कम है, देयरफॉर मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। लॉजिक समझ में आ गया आपको? द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, and as we know that velocity of sound in air is inversely proportional to its density, so the velocity of sound in moist air is more than that in dry air, ठीक है। So this is the factor of humidity. The last but not the least factor, that is wind velocity, या फिर हम बोल सकते हैं direction of wind। डायरेक्शन ऑफ विंड। अब सपोज पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक साउंड प्रोपागेशन हो रहा है, साउंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, मैं वी साउंड बता रहा हूँ, एंड विंड भी मेरा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब इफ द साउंड वेव एंड द विंड आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द साउंड वेव इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? वी प्लस वी, मतलब विंड का स्पीड एंड साउंड का स्पीड ऐड हो जाएगा। ये तो इफेक्टिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड का इजी कंसेप्ट है जो मैथ्स में भी आप करते थे। सो इफ साउंड एंड विंड, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ द साउंड प्रोपागेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, if the sound propagates along the direction of wind, then speed of sound increases, effective speed of sound increases, and sound का propagation A to B इस डायरेक्शन में हो रहा है Vs, and wind का velocity opposite डायरेक्शन में है, तो मेरा जो effective स्पीड आ जाएगा that is Vs minus Vw, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, अगर Vw ज़्यादा है तो वो सामने आ जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से, इफ साउंड प्रोपागेट्स along the direction of wind, अगर साउंड along the direction of wind propagate करेगा, so wind is pushing the sound, wind is assisting the sound for its motion, that is the reason its effective speed is increasing. And if sound propagates opposite to the direction of wind, its effective speed is decreasing. So this is the fourth factor that is affecting the speed of sound in air. मिटा दूँ इसको? Okay. Now we are talking about some factors that do not affect the speed of sound. Factors that do not affect the speed of sound. What are the factors that do not affect the speed of sound? And number one is pressure. This is a very very important question, almost start to the power infinity, क्योंकि प्रेशर फॉर्मूला में प्रेजेंट है फिर भी वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू गामा P बाई रो, तो यहाँ से लग रहा है ना कि अगर हम प्रेशर को डबल कर देंगे तो वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगा, प्रेशर को 4 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो √4 तो 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमें पता है, मैं अगर थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूँ, फ्रॉम बॉयल्स लॉ हमें पता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इक्वेशन 1 फ्रॉम बॉयल्स लॉ। एंड डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज मास बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स डेंसिटी इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इक्वेशन 2। सो इफ आई एम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2,
pressure is also inversely proportional to volume, density is also inversely proportional to volume. That means from equation 1 and 2, I can say that pressure is directly proportional to density. मतलब अगर हम प्रेशर को डबल कर दे तो डेंसिटी विल इंक्रीज बाय द सेम फैक्टर. तो यहाँ पे अगर प्रेशर को चेंज किया जाता है तो ये जो डेंसिटी वे है ना वो भी चेंज हो जाता है एंड सेम फैक्टर के साथ इंक्रीज हो जाता है. इसीलिए इफेक्टिवली ये जो P बाई रो वाला है, मतलब P बाई रो रेशियो, दिस रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर इज इंडिविजुअली कांस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी इज इंडिविजुअली कांस्टेंट, बट P बाई रो इफेक्टिवली इज कांस्टेंट एंड गामा तो कांस्टेंट है ही है. दैट इज द रीजन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं कि अगर मेरे पास कोई समथिंग है A इज इक्वल टू 10/5, तो आंसर कितना आ रहा है 10/5 का 2. अगर हम इस न्यूमरेटर को 20 कर दे तो आंसर कितना आएगा 20/5 4. पर अगर हम डिनोमिनेटर को भी चेंज कर दें 10 कर दे तो फिर से आंसर कितना आ रहा है 2. क्या इसका मतलब है, देखिए आंसर चेंज नहीं हुआ है. क्या इसका मतलब है कि न्यूमरेटर चेंज नहीं हुआ है? नहीं, न्यूमरेटर तो चेंज हुआ है. क्या इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है? नहीं, वो भी चेंज हुआ है, बट दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है, दोनों सेम रेशियो में चेंज हुआ है. तो इफेक्टिवली जो रेशियो है वो मेरा कांस्टेंट है. यहाँ पे भी वो हो रहा है. देखिए क्योंकि प्रेशर एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर के, तो अगर मैं P इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टू रो लिख दूँ, इसका मतलब आ रहा है मेरा P बाई रो इज कॉन्स्टेंट. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, P बाई रो इज इक्वल टू K विच इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. तो हमने प्रूव कर दिया कि मेरा जो P बाई रो वाला रेशियो है दैट इज कॉन्स्टेंट. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द डेंसिटी इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर. That is the reason effectively P by rho remains constant. Hence speed of sound is not affected by pressure. तो मैं थोड़ा सा आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि although, या फिर आप डिक्टेट कर दे रहा हूँ, although pressure is explicitly present in the formula, although pressure is explicitly present in the formula, but on changing pressure, density changes by the same factor, but on changing pressure, density changes by the same factor, as a result of which P by rho remains constant. You can also show this mathematically, how P by rho is remaining constant. I have shown this. So P by rho remains constant and thus speed of sound remains unaffected with change in pressure. Speed of sound remains unaffected with pressure, with change in pressure. The second फैक्टर, ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, मिटा रहा हूँ मैं. जो सेकेंड फैक्टर है वो क्या है? सेकेंड फैक्टर इज, ये तो इजी है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. एम्पलीट्यूड, तो अगर हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे, एम्पलीट्यूड मतलब एक वेव के पास कितना एनर्जी है, अगर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा दैट इज देन एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज. स्पीड ऑफ साउंड से इसका कोई रिलेशन नहीं है. सो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड. और क्या क्या है जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करते? वेवलेंथ, या फिर फ्रीक्वेंसी भी मान लो, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी कभी अपना स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट नहीं करते. अगर आपको बोला जाए जब देयर आर टू साउंड्स, वन हैज़ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, अनदर हैज़ फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज, कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड. सो स्पीड ऑफ साउंड इज इन द रेशियो 1:1. मतलब इसका जो स्पीड ऑफ साउंड है इसका भी स्पीड ऑफ साउंड सेम ही है. फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. तो ये तो काफ़ी इजी फैक्टर्स है, इनके लिए अलग रीजंस ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वेव के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है. पर प्रेशर के साथ क्यों मतलब डिपेंड नहीं करता वो आपको पता होना चाहिए था एंड वो मैंने आपको बता दिया. नाउ इन द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव वेरी इजी प्रॉपर्टीज़, या प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, मतलब वी हैव द कंपैरिजन बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव. तो बस मैं थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ आपको, ऑल्दो बुक में एकदम लिखा है, आप कंपेयर कर सकते हो. अगर आपको लाइट वेव एंड साउंड वेव में डिफरेंस चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव? तो पहली बात, लाइट वेव इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसको मैटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेशन करने के लिए. लाइट डज नॉट रिक्वायर मैटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन वेयर साउंड रिक्वायर्स मैटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, sound is a longitudinal wave. Light is a transverse wave, sound is a longitudinal wave. अब और एक चीज़ क्या है, लाइट का जो स्पीड है दैट इज़ वेरी हाई,
3 into 10 to the power 8 meter per second, and the speed of sound is, this is in vacuum, and speed of sound in air is almost, this is in air and this one is in vacuum, और या फिर एयर भी बोल सकते हो इसको भी, वैक्यूम एंड एयर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड इन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले आपको लाइटनिंग दिखता है एंड उसके बाद आपको थंडर दिखता है। तो आपके बुक में ऐसा भी गिवन होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड। One of the consequences is thunder and lightning. During thunder and lightning, we first observe the lightning because light has a speed this much high, 3 lakh kilometer per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So light reaches our eyes almost instantly, whereas sound takes some finite time to propagate in the medium. इसे कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब 4-5 दिन लगा देगा, पर कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम इसे चाहिए, पर लाइट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। ठीक है ना। सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंपैरिजन। जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स में सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंस तो काफ़ी बता सकते हो आप। सिमिलरिटीज़ ये है कि लाइट भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, सो बोथ कैरी, अगर मैं सिमिलरिटीज़ की बात करूँ, सिमिलरिटीज़ बिटवीन लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, सो वन सिमिलरिटी इज सिंस बोथ आर वेव्स, सो बोथ कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, सो बोथ कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि हर एक वेव एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करता है, बोथ कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। दिस इज वन जस्ट अ पॉइंट, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर वैलिड फॉर बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स। हाँ, जैसे लाइट वेव्स में आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऐसे देखा होगा या सुना होगा, वैसे साउंड वेव्स के लिए भी सारा ट्रू है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों वेव्स का हो सकता है, साउंड वेव्स का भी हो सकता है एंड लाइट वेव्स का भी हो सकता है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी जो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिफरेंस तो बहुत बता सकते हो आप, पर ये वाला अगर सिमिलरिटी एक पूछा गया तो ये बोलना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर वैलिड फॉर बोथ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, आर वैलिड फॉर बोथ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। सो इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव सम means categories of sound waves on the basis of the frequency, infrasonic, ultrasonic, then supersonic. Supersonic is not related to frequency, although audible range of frequency. तो ये जो पार्ट है दैट आई विल डील इन द लेक्चर्स ऑफ क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 में थोड़ा सा उसको डिटेल में, और अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो क्लास 9 के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आई होप यू एंजॉय टुडेस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी डाउट है तो आप नीचे टाइम स्टैम्प के साथ मुझे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू answer your doubt. So see you again in the next lecture. Till then, take care.